साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस रिमीडियल ट्रेनिंग में। साथियों अब जो है रिमीडियल कक्षाएं संचालित करना है सभी स्कूलों में। रिमीडियल कक्षाएं संचालित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों है साहब? क्योंकि अगर रिमीडियल कक्षाएं संचालित होगी तो हज़ारों बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे हर साल का रिजल्ट 9th-10th का, तो रिजल्ट आने के बाद जो है जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो एक तरह से अगर रिमीडियल कक्षाएं संचालित की जाए तो बेहतर परीक्षा परिणाम आएंगे और उन हज़ारों बच्चों को जो ड्रॉप आउट होने से बचाया जा सकता है और उनका भविष्य बनाया जा सकता है। तो रिमीडियल कक्षाएं सभी स्कूलों में कंपलसरी लगानी है। रिमीडियल कक्षाएं और रिमीडियल क्लासों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करवाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज इस ट्रेनिंग में अपन डिस्कस करेंगे। साथियों एक तरह से विज्ञान की जो रिमीडियल कक्षाएं चलाई जाती हैं तो बच्चों का जो स्तर रहता है वो लो रहता है। मिडिल क्लास में वही बच्चे रहते हैं जो डी और ई ग्रेड में हैं। मतलब उनको मेमोराइज कैसे करना है क्वेश्चन आंसर, कैसे उनको जो है क्वेश्चन आंसर याद करना है, उसमें अपने को हेल्प करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनकी, या जो भी टॉपिक है जो रिमीडियल मॉड्यूल आएगा उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें से इतने नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे कि बच्चा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। रिमीडियल मॉड्यूल सभी टीचरों को मिलेगा। तो डायग्राम से रिलेटेड अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि डायग्राम में अधिकतर मैंने देखा है कॉपी चेक करते टाइम कि कई बच्चों के जो नंबर जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो डायग्राम में अच्छे से अच्छा बनवाए। उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा डायग्राम से रिलेटेड उनके नंबर नहीं कटेंगे। डायग्राम को भी कैसे मेमोराइज़ करना है, ईजी वे में कोई ट्रिक के माध्यम से भी डायग्राम को मेमोराइज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा डायग्राम में जो नामांकन करते हैं उसमें लिस्ट बनाई जाए कि ये चीज़ें इस डायग्राम में होनी चाहिए, तो एक साइड में लिस्ट बनाई जाए, तो 4-5 नाम याद कर ले। डायग्राम में अलग अलग नाम याद करेगा, उसके बजाय एक लिस्ट टाइप नाम याद कर ले तो डायग्राम में उनको शो कर पाएगा वो आसानी से। डिफरेंट वाले क्वेश्चन याद कर ले, अंतर वाले क्वेश्चन याद कर ले बच्चों से अच्छे से, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन जो आसानी से मेमोराइज हो जाते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसमें। ब्लूप्रिंट है ये सभी के पास। त्रैमासिक परीक्षा हुई थी, उसी के आधार पर आगे का हाफ ईयरली और एनुअल का पेपर भी बनेगा। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं, इन्जॉय के साथ में इनको तैयार करवाएं बच्चों को। कुछ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी तैयार करवाना जरूरी है। तो उनको पार्ट में करवाएं। उन जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पैराग्राफ में, बड़े पैराग्राफ में है तो उसको 3-4 पैराग्राफ में करवा लो, छोटे छोटे पैराग्राफ में, जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चन को भी जो है अपन जो है याद करवा सकते हैं और बच्चों को रिमीडियल क्लास लेकर ड्रॉप आउट से हम बचा सकते हैं। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई स्कूलों में जो एलईडी लगी हुई है, तो कभी वीडियो बता सकते हो अच्छे से अच्छे। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, या बहुत सारे कंटेंट हैं जो अपन बता सकते हैं बच्चों को यूट्यूब पर। प्रोजेक्टर भी लगे हुए होंगे, टैबलेट भी दे रखे हैं शासन ने स्पेशली, तो टैबलेट के माध्यम से भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि चलो आज ये देखिए, तो बच्चा थोड़ा एक चेंज हो जाएगा कि यार रोज़ तो बोर्ड पे पढ़ाते, आज प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा बच्चा। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे मिडिल क्लास में, यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको उससे करवाना है काम, ये चीज़ देखना है। तो रिमीडियल कक्षाएं लेकर हजारों बच्चों को किससे बचा सकते हैं अपन? ड्रॉप आउट होने से बचा सकते हैं। तो रिमीडियल कक्षाएं ईमानदारी से ली जाए और जो बच्चे स्कूल में न आ रहे हैं उनको जो है स्कूल में बुलाया जाए, कैसे भी करके कन्वेंस किया जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पालक से कन्वेंस किया जाए कि अगर रेगुलर आएगा तो ये पास हो जाएगा, अगली कक्षा में चला जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, फेल हो जाएगा, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें पालकों से संपर्क करके कही जा सकती है और रेगुलर बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है। तो रिमीडियल ट्रेनिंग में जो है आप सभी का स्वागत है साहब। इसमें कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेन में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो रिमीडियल की जो ट्रेनिंग है वो एक वेबएक्स के माध्यम से भी दी जा रही है और एक ये ट्रेनिंग है कि एक शार्ट में एक मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। तो रिमीडियल ट्रेनिंग में जो है क्या क्या चीज़ें, किन किन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं साहब। रिमीडियल मॉड्यूल के बारे में, सामान्य कक्षा और रिमीडियल कक्षा क्या होती है, रिमीडियल कक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं की अंक योजना पर भी। तो ये सभी टॉपिक हैं साहब इसमें, इस रिमीडियल ट्रेनिंग में, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विज्ञान विषय को सरलता से याद करने की ट्रिक क्या है, महत्वपूर्ण चित्रों पर चर्चा, अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, रिमीडियल मॉड्यूल के में हुए परिवर्तन पर चर्चा, पोर्टल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण विज्ञान विषय से संबंधित लिंक, ये सभी चर्चा हम करने जा रहे हैं। चलिए, रिमीडियल निदानात्मक शिक्षण।
तो एक सामान्य क्लास होती है और एक रिमेडियल क्लास होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। निदानात्मक शिक्षण और सामान्य क्लास में डिफरेंट होता है। निदानात्मक शिक्षण में कमज़ोर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है, स्लो टीचिंग होती है। स्लो टीचिंग इज़ द बेस्ट टीचिंग, एक तरह से ये मान सकते हो। कभी कभी अपन जो है रोड पर चल रहे हैं और फास्ट जा रहे हैं, तो अपन वापस अगर दूर गए हैं तो हो सकता है कि अपनों ने वो पहली बार उस रास्ते को, तो दूसरी बार आने में वापस जो है भूल सकते हैं कि कहाँ से गए थे अपन। लेकिन जब स्लो जाते हैं तो देखते जाते हैं कि यार यहाँ पे ये चौराया था, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ से अपने को वापस इससे मुड़ना था, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो डी और ई ग्रेड वाले बच्चों के लिए जल्दबाजी ना करें, उनको आराम से पढ़ाएं, धीरे धीरे जो है उनको जो भी उनकी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। तो निदानात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, समस्याओं को दूर करने में सहायता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके और उस विषय का आधारभूत ज्ञान भी होना चाहिए, उसको आधारभूत ज्ञान हो जाए। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले सिखाना, फिर उसका रिव्यू करना। कमजोरी जानने के लिए बच्चों का छोटे छोटे टेस्ट से भी ले सकते हैं कि कल 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर टेस्ट में पता चली कमजोरी को क्रियान्वयन करना उसका, कि उसमें क्या कमी रह गई, उसके टेस्ट जो दिया था उसमें क्या, जैसे डायग्राम बनाया तो उसमें डायग्राम में कहाँ गलती रह गई, अगर इस तरीके से डायग्राम बनाता तो ये पॉसिबल होता है। एक और चीज़ है कि बच्चों को रिमेडियल क्लासेस भी लगेगी और दूसरी क्लासेस सामान्य क्लासेस भी लगेगी। और जिन विद्यालयों में डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं तो जो सामान्य क्लास है उनमें भी रिमेडियल मॉड्यूल से पढ़ाया जाएगा, ये होगा। तो ज़्यादा ऐसा ना करें बच्चों को। होता क्या है, कभी कभी बच्चों को ज़्यादा होमवर्क मिल जाता, दूसरे दिन स्कूल नहीं आएगा। कई विद्यार्थी जो है मार के डर से भी नहीं आते हैं, तो ये तो बच्चों को डराना मारना ये तो है ही नहीं है। उनको प्रेम से समझाना कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं आया था बेटा, और किस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ गई थी, कल करके लाएगा कि नहीं लाएगा होमवर्क, ऐसे बच्चों को हम जो है समझा सकते हैं, ताकि वो स्कूल में आने की इच्छा हो उसकी। ऐसा ना डर ना हो उसके अंदर कि यार स्कूल में जाऊंगा तो सर जो है मारेंगे, मैडम जो है मारेंगे, होमवर्क नहीं हो पाए, ऐसा इतना डर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कर लिया ठीक है, नहीं किया है तो वापस उसको समझाएंगे और मोटिवेट करेंगे उसको कि वो जो है उसका होमवर्क करके लाए दूसरे दिन। अगर डरा देंगे तो शायद वो उसको और पिछड़ जाएगा, 3 दिन स्कूल नहीं आया होमवर्क के चक्कर में, तो आपकी रिमेडियल कक्षाएँ ऐसी कैसी धरी की धरी रह जाएगी। तो ये होता। तो जो बच्चे हैं वो उनको रेगुलर स्कूल बुलाना है और उनको जो है रेगुलर जो है अगर क्लासें ली जाए, जो होमवर्क दिया जाए उनमें ये ध्यान रखा जाए कि इतना सभी विषय की शिक्षक होमवर्क दे दे एक ही दिन और सभी को करना है और उसको टाइम नहीं मिल पाया, घर पर इतना कवर नहीं कर पाया, चीज़ें याद नहीं कर पाया, तो वो नहीं होना चाहिए। होमवर्क भी इतना ही दे जितना वो दूसरे दिन करके ला पाए। कभी कभी होता है कि सर हमारा तो मैथ्स में इतना होमवर्क दे दिया, अब आज जो है साइंस में नहीं कर पाएंगे, तो साइंस में दीजिए, ठीक है भैया मैथ्स में दे दिया तो साइंस में बोलोगे आज इतना करके लिया ना, तो ये बच्चा खुश हो जाएगा। उसको दूसरे दिन आने में मतलब वो ऐसा नहीं सोचेगा यार स्कूल जाएंगे और हमें डर लगेगा कि हमने काम नहीं किया। तो ये इन स्टेप को फॉलो करना है। ओके, तो टीचर की निगरानी सुनिश्चित की जाए, उनका होमवर्क चेक किया जाए, उनकी कॉपियों को देखा जाए, रिमेडियल की अलग से कॉपी बनवाई जाए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ें हैं। त्रैमासिक परीक्षा का जो है विमर्श पोर्टल पर अपलोड है रिजल्ट। प्रत्येक शाला में डी और ई ग्रेड के जो कैंडिडेट उनको बनाए बता दिया गया कि ये डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं, उनका रजिस्टर अलग से बनाना है डी और ई ग्रेड के बच्चों का। होता क्या है, एक तो डी ग्रेड, एक E1 ग्रेड है ना, ये सभी ग्रेड होती हैं। प्रत्येक शाला के पास DME ग्रेड के विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध है। ई ग्रेड में भी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, एक तो E1 श्रेणी जो फेल है उनमें, ठीक है, एक तो E1 श्रेणी बनाई गई है साहब। जो E1 जो श्रेणी है वो 20 से 32 के बीच नंबर आए, 32% परसेंटेज, अंक नहीं है परसेंटेज है, 33 में तो पास हो जाता वो है ना। तो 33 से 44% जो है वो जो है वो डी ग्रेड है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं E1 ग्रेड की। तो E1 ग्रेड में कौन से बच्चे हैं, जो 20 से 32 नंबर लिया है। अगर बच्चे को किताब रीडिंग करना आती है, किताब अगर पढ़ना आती है, तो मैं मानता हूँ कि उन बच्चों को सिखाया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किताब पढ़ने में ही दिक्कत है तब जरूर दिक्कत है, तो वो बच्चा हो सकता है कि यहाँ पर इस जगह बैठा हो E2 और E2 में, जहाँ पर 0 से 19 नंबर आए हैं। इन बच्चों के लिए भी मेहनत की जाए, ठीक है, और इन बच्चों को तो इतनी मेहनत की जाए कि इनको जो है क्वालिफाई में ले जाना ही ले जाना है। जो E1 वाले बच्चे हैं, जो 20 से 32% वाला बच्चा है, 20 से 32% वाला बच्चा जो है
बुक्स रीडिंग कर सकता है, वो समझ सकता है, बस पढ़ नहीं रहा है उसको, तो उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है कि ये चीज़ें, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए भी यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि उनको ज़्यादा होमवर्क न दे, और क्रम से कि हाँ जितना उनसे पच पाए, जितना वो कर पाए उतना होमवर्क दे, डेली रूटीन में कंटिन्यूस देना, बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बीच में छूट जाए चीज़ें। निदानात्मक कक्षाओं की समय सारणी जो है हर एक विद्यालयों में बनाई जा चुकी है, नोटिस आ चुके होंगे सभी के पास। तो निदानात्मक कक्षाओं के लिए ऐसी शालाएं जहां डी और ई ग्रेड के अलग अलग सेक्शन निर्मित हैं, वहां सभी कालखंड में रिमीडियल टीचिंग मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा। एक बहुत अच्छी हेल्पिंग मटेरियल है ये रिमीडियल मॉड्यूल, ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है, जो अपने जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उन्होंने अच्छे रिमीडियल मॉड्यूल बनाए हैं। तो रिमीडियल टीचिंग के मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर डी और ई ग्रेड की सेक्शन बना दिया कि भैया यहाँ पर तो ज़्यादा बच्चे हैं, सेक्शन है, तो वहाँ पर तो सभी कालखंड में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं रिमीडियल टीचिंग की मॉड्यूल से। और इन मॉड्यूल का ये असर होगा कि बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा, उतनी मेहनत हो जाएगी उनके साथ। अर्थात विषय मान से लगाए जा रहे कालखंड में भी रिमीडियल टीचिंग के 2 कालखंड में भी वो पढ़ाया जाए, रिमीडियल मॉड्यूल से पढ़ाया जाए। ऐसे सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस किन्हीं 2 विषयों के लिए 80-80 मिनट के कालखंड एवं शेष 4 विषयों में 4 विषयों के 40-40 मिनट के कालखंड होंगे, ठीक है। इसके अलावा है ना, तो ये एक तो ये जहाँ पे सेक्शन अलग अलग नहीं है, तो ये कंडीशन करना है कि उन बच्चों को जो है छांटना है, और डी और ई ग्रेड वालों के लिए ये डेली जो है 80-80 मिनट के 2 कालखंड लगाने हैं, ये करना है। तो ये चीज़ें हैं, अर्थात प्रथम दिवस हिंदी व अंग्रेजी के 80-80 मिनट के हैं, तो अगले दिन किसके लगाना है, विज्ञान और गणित के 80-80 मिनट के कालखंड होंगे। इस आधार पर समय सारणी सभी ने तैयार करवाई होगी, समय सारणी तैयार करना है। यहाँ पर ये जो है स्पेशली दे रखा है कि तीसरा और चौथा कालखंड 80 मिनट का, और 10वीं के लिए ये लगाना है, तीसरा कालखंड लगाना 80 मिनट का निदानात्मक कक्षाओं के लिए। जो भी है टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब रिमीडियल कक्षाएं जो संचालित होगी साहब, वो कब से कब तक होगी, अक्टूबर से जनवरी तक संचालित करवाई जाएगी। रिमीडियल कक्षाएं अक्टूबर से संचालित करवाई जाएगी जनवरी तक। और ये जो है पूर्ण दिन रिमेडियल कोर्स के लिए तो है, ये डिस्कस बात कर ही दी है कि ऐसी शाला जहाँ 1 से अधिक सेक्शन है वहाँ डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप पठन पाठन करवाया जाए। ये वो है जहाँ पर मिक्स है, ज़्यादा बच्चे नहीं है, सेक्शन अलग नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ करने के रिमेडियल कोर्स के लिए प्रतिदिन प्रति विषय 2 कालखंड का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिदिन प्रति विषय 2 कालखंड का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखो निदानात्मक कक्षा और सामान्य कक्षा में क्या अंतर है। देखो निदानात्मक कक्षाएं जो होगी वो किनके लिए ली जाती है, निदानात्मक कक्षाएं जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए। सामान्य कक्षाओं में अपन जो है बुक्स के माध्यम से या जो भी है एडवांस जो भी बताना है बच्चों को, टॉपर बन रहा है बच्चा, पूरे में से पूरे नंबर लाना है, बच्चा जो प्रतिभाशाली है तो उनके लिए और ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा, ताकि जो है बच्चा पूरे में से पूरा नंबर ला पाए। वो वहाँ पर भी एक कंपटीशन रहता है, एक तो ये डी और ई ग्रेड और एक प्रतिभाशाली बच्चे, टॉपर बच्चे, उनके लिए तो कंटेंट देना पड़ेगा। उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ रिमीडियल मॉड्यूल तो वो करके पहले तैयार हो जाएंगे कि ये तो हो गए तैयार। तो ये उनके लिए एक अलग चीज़ रहती है। जो टॉपर बच्चे उनके लिए उनको अलग से मोटिवेट करना पड़ता है कि यार सर बेटा इतना इतना, वो बच्चे खुद भी कर लेते हैं, वैसे उनको एक गाइडेंस करने की जरूरत रहती है। निदानात्मक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास, तो प्रत्येक विषय तो रिमीडियल की प्रत्येक विद्यार्थी डी और ई जो प्रत्येक विद्यार्थी को एक अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी, रिमीडियल मॉड्यूल दिया जाएगा साहब। जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक अभ्यास पुस्तिका पर लिखवाएंगे। ये भी करना है, रिमीडियल पढ़ा रहे तो वहाँ पे अध्यापन करवाएंगे, प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक अभ्यास पुस्तिका पर लिखवाएंगे। विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराकर, मेमोराइज करवाकर, रिवीजन करवाकर, है ना, उनको साथ साथ में जो है कुछ टॉपिक है तो बुलवा भी सकते हैं कक्षा में एक साथ। तो विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराकर उन्हें उस दक्षता से दक्ष बनाया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना है। अतः सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने की से समस्या का हल नहीं होगा, अभी तो पढ़ाई के साथ अभ्यास कराना। सिर्फ मॉड्यूल दे दिया, इसका ये नहीं है कि बस मॉड्यूल कर लेगा वो बच्चा। उस मॉड्यूल में भी क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस मॉड्यूल के जो टॉपिक है वो बच्चे को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन बातों को देखना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा। तो दक्ष बनाना है, तो सिर्फ मॉड्यूल को पढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, अपितु पढ़ाई के साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर का उन्नयन होगा।
शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय एवं घर पर अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले। विज्ञान में स्पेशली ग्राफ, चित्र, मॉडल प्रयोग करके दिखाना, करवाना, वर्कशीट से अभ्यास करवाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों से अलग अलग टॉपिक दो, सभी बच्चों को ग्रुप बनाए जा सकते हैं कि ये इसमें थोड़ा ठीक ठाक बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करेगा, उनकी हेल्प करेगा। ग्राफ बनवाया जाए, या फिर जो है चार्ट बनवाते हैं अपन, चार्ट बनवा के कि सभी बच्चे चार्ट बनाए लाएंगे अलग अलग टॉपिक का, वो क्लास में लगवा सकते हैं, फिर उनको रोज़ देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा उनको। चित्र बनवाए जा सकते हैं, एक ड्राइंग कॉपी मंगवाओ बच्चों से और सभी से जो चित्र बनवाओ ड्राइंग कॉपी कंपलसरी कर दो। मॉडल प्रयोग करके दिखाना, करवाना, वर्कशीट से अभ्यास कराया जाए, ये सभी चीज़ें हैं। प्रत्येक निदानात्मक शिक्षण से संबंधित विषय पर अलग से कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना और जांच कर त्रुटियों का सुधरवाया जाए, क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चों को बताया जाए। निदानात्मक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाए साहब? अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास। तो कुछ बातें लिख रखी हैं कि विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह बनाकर उनसे गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराने से विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य में रुचि भी बनी रहती है। एक ग्रुप बना दो कि भैया तुम्हारा ग्रुप ये है, एक दूसरे की हेल्प करना है, छोटे छोटे समूह बनाने हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित देखो यूट्यूब पर उपलब्ध छोटी छोटी वीडियो बताएं, जैसे कि नेत्र की संरचना की बात करें तो उसका 3D वीडियो देखा है कि 3D वीडियो कैसा मिलेगा, तो वो सारा जो नेत्र की जो एक तो 2D में देखता है डायग्राम, एक 3D में देखेगा, तो बच्चा उसको वास्तविक समझता में समझ पाएगा कि हाँ वास्तविकता में ये चीज़ होती है। ओके, कितना क्या एंगल रहता है, वो 3D में अच्छी तरह समझ में आते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये कर सकते हैं आप। यूट्यूब पर उपलब्ध छोटी छोटी वीडियो दिखाने से भी विद्यार्थी शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगते हैं। निदानात्मक शिक्षण तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रश्नोत्तरी, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, है ना, इस टाइप से कि आज ग्रुप बना लिया और एक प्रश्नोत्तरी भी करा सकते हैं। ठीक है, बूझो तो जाने आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य कराने से उनमें शिक्षण हेतु रोचकता बनी रहती है बच्चों में। तो रोचकता बनी रहे, बस इंजॉय आया कि वो दूसरे दिन फिर स्कूल आए, ये होना चाहिए। विद्यार्थियों को गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न हल कराने पर भी विद्यार्थी शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगते हैं। तो ये तो ठीक है, सभी बच्चों के पास मोबाइल हो वो बात अलग है, बाकी ये चीज़ें कर सकते हैं। शिक्षकों से क्या अपेक्षा है साहब इस रिमेडियल के लिए? बड़े स्तर से भी शिक्षकों से अपेक्षा है कि रिमेडियल कक्षाएं ली जाए, रिमेडियल का जो है अलग से रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए, और जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं उन ड्रॉप आउट बच्चों को बचाया जा सके, बेहतर परीक्षा परिणाम दे पाए। तो रिमेडियल कक्षाएं सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों द्वारा ली जानी चाहिए। यहाँ पर एक और है, कई स्कूलों में क्या होता है कि कक्षा में तो टीचर दूसरे पढ़ा रहे हो, रिमेडियल कोई दूसरे टीचर के लिए लगा दिया है कि साहब फ्री आप है तो आप रिमेडियल ले लेना। तो ये स्पेशली है कि रिमेडियल कक्षाएं सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों के द्वारा ली जानी चाहिए जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, ताकि मालूम पड़ेगा कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन कैसा क्या है। तो ये ज़रूरी है। रिमेडियल टीचिंग हेतु एक पंजी बनाना है प्रत्येक विषय के शिक्षक द्वारा, उसे संधारित करना है। बाहर से जो भी अधिकारी चेक करने के लिए आएंगे वो यही देखेंगे कि रिमेडियल कक्षा की जो टीचर ने पंजी बना रखी कि नहीं बना रखी, विद्यार्थी की उपस्थिति हो उसमें, उसके टेस्ट के नंबर हो जो टेस्ट लिए हो, उसके प्रत्येक अध्याय से उसकी समझ, कमी, कारण इत्यादि का विवरण लिखा जाएगा। रिमेडियल कक्षा के प्रत्येक विषय हेतु विद्यार्थी की एक कॉपी बनवाई जाएगी। बहुत बढ़िया, एक कॉपी बनवा दो उनसे बच्चों से, ताकि वो एक समराइज हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों के पास, जो शिक्षक अध्यापन करवाएंगे। ठीक है, रिमेडियल कक्षा के प्रत्येक विषय हेतु विद्यार्थी की एक कॉपी बनवाई जाए, जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे वो प्रतिदिन दिनांक एवं टॉपिक कॉपी में लिखवाएंगे। विद्यार्थियों को कठिन विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराकर उन्हें उस दक्षता से दक्ष बनाया जाएगा, बार बार प्रयास करवाना है। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना, अतः सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी, वापस आ गई ये बात है ना, अपितु पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर में उन्नयन होगा। उनको अभ्यास कराना है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निदानात्मक शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? सहयोगात्मक। कभी कभी शिक्षक जो हैं बच्चों पर चिढ़ते हैं, बच्चों पर नहीं चिढ़ना है, चाहे अपने अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा हो, होमवर्क करके न लाया हो, काम न किया हो, लेकिन हमेशा हमें अपना माइंड सेट रखना है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। किसी भी स्थिति में हम बच्चों से गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बच्चों से नहीं भिड़ सकते हैं, ऐसा ध्यान रखें।
तो उनके साथ सहयोगात्मक बर्ताव करना है, तभी जो है बच्चा आपको मित्र मानेगा, दोस्त मानेगा और वो स्कूल में जो है दौड़कर आएगा। ठीक है, आप उसके बच्चे के फेवरेट शिक्षक बन जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करें, होता क्या है कभी कभी कि हम कठिन चीज़ ला के डाल देते हैं तो बच्चा ऊपर से जा रही चीज़ें, तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें बताएं, इंटरेस्टेड रिलेट करके, है ना, आसपास की चीज़ों से। फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करवाएं, फिर साथ में उनको बुलवाएं भी कि साहब इसका आंसर क्या है, बच्चों से आंसर निकलवाएं। और फिर लास्ट में कठिन क्वेश्चन जो है वो लास्ट में अंत में करवाएं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि इन विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाएं वाले प्रश्न अध्याय के अंत में कराने चाहिए। इन विद्यार्थियों तो साप्ताहिक टेस्ट व आगामी कार्य योजना निर्माण किया जाना चाहिए। साप्ताहिक टेस्ट में कुछ नहीं, 3-4 क्वेश्चन जो भी दे सकते हैं अपन अपने हिसाब से, जो उस टाइम पर हो पाए, जो रिमेडियल का समय दिया हो उसमें। प्रत्येक विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार इन विद्यार्थियों हेतु स्थानीय कार्य योजना बनाई जाए। मतलब कंपलसरी मालूम हो जाना चाहिए कि ये बच्चा इतना कमज़ोर चल रहा है तो अब इसके लिए क्या किया जाए। विद्यार्थियों को निरंतर रूप से गृह कार्य दिया जाए एवं उन्हें गृह कार्य को निरंतर चेक किया जाए। स्टूडेंट नीड्स पर फोकस और स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो बनाया जाए, उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास, कुछ बातें और हैं जिसमें जो बनाने का प्रयास, क्या प्रयास करेंगे साहब हम, बहुविकल्पी प्रश्न, पासिंग नंबर तो यही आ जाएंगे अगर सभी कर ले तो बहुविकल्पी प्रश्नों इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए कक्षा में, क्विज के माध्यम से, कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से, उस तरीके से, तथा 2 या 3 अंक के सरल प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाए। आसानी से याद कर लेता है बच्चा। ठीक है, और लिखने पर जोर दिया जाए बच्चों को कि लिख के बता मेरे को ये इसका आंसर। कभी बोल नहीं पाया तो ये भी कह सकते हो बेटा लिख के बता दे, तू बोल नहीं पा रहा है कोई बात नहीं। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अध्यापक का व्यवहार दोस्त मित्रवत सद्भावपूर्ण होना चाहिए साहब, है ना। डंडा तो उठा सकते नहीं है, तो मित्रवत कराओगे काम आराम से तो बच्चा अपना काम कर लेगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेन ये चीज़ें उपस्थिति, अगर बच्चा आपके स्कूल में आ गया तो कुछ न कुछ सीख के जा रहा है, अगर रेगुलर नहीं आ रहा है तो फिर रेगुलर क्लास क्या लेगा, क्या रिमीडियल क्लास लेगा। तो उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उत्तर पुस्तिका का संधारण व जांच नियमित रूप से की जाना चाहिए। फ़ोन लगाए, टाइम मिलता है तो बच्चों को मैसेज करें, फ़ोन लगाए, उसके पालक से संपर्क करें। तो ये संपर्क करेंगे 2-3 बार का तो बच्चा निश्चित ही स्कूल आएगा। बस स्कूल आने से उसको डर नहीं लगना चाहिए, ये होना चाहिए। पाठ्य वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित कर उन्हें सरलीकरण करके छात्रों को समझाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए कि बहुत बढ़िया किया तुमने, डायग्राम बना के लाया बहुत अच्छा, चार्ट बना के लाया बहुत अच्छा, ड्राइंग कॉपी बनाई बहुत बढ़िया बनाई, बहुत अच्छे डायग्राम बनाए। उपचारात्मक शिक्षण में कमजोर और समस्यात्मक बालकों को हमें आगे बिठाना चाहिए। जो समस्यात्मक है भैया, कोई किसी को परेशान कर रहा है आसपास के, बोले सर ये आवाज़ कर रहा है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आगे बिठा दो, आप ध्यान रख पाओगे उसका। तो समस्यात्मक और कमजोर बच्चों को तो आगे बिठाना चाहिए तथा उनकी मदद हेतु मेधावी विद्यार्थियों को की मदद ली जानी चाहिए। कभी कक्षाओं में ग्रुप बना दिया जाए। फिर अपन अगर कह देते ना, बच्चों में तो ये रहता है कि मैं इसको क्यों बताऊं, लेकिन अपन कह देते कि नहीं बेटा तेरे को इसकी हेल्प करनी है, इसको जो ज़रूरत पड़े थोड़ा कभी इसको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी यार, इसको आंसर लिखना है तो दे सकते हैं, या फिर कोई चीज़ वो बना पा रहा है डायग्राम, या मैथमेटिक्स में सवाल कर रहा है तो उसको सामने वाले को, साथ वाले बच्चों को भी सिखा देगा यार समय मिल रहा है तो यार ऐसे ऐसे चीज़ें होगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को एक तो अच्छा लगेगा, दोस्त भी अच्छा बन जाएगा उसका, और उसकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। आसान शिक्षण विधि, नो रिवीजन नो डिवीज़न, याद करना, रिमेंबर करना, चीज़ों को रिमेंबर करवाया जाए। हम भी हैं, अगर रिमेंबर करते रहते तो वो चीज़ें याद रहती हैं, अगर रिमेंबर नहीं किया तो याद नहीं रहेगी। तो रिमेंबर याद करना पड़ता है, बार बार चीज़ें रिवाइज करना पड़ती हैं। कंपैरेटिव स्टडी करना सिखाओ, जैसे अंतर वाले क्वेश्चन में होता है कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, कक्षा में प्रायोगिक प्रदर्शन करवाया जाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल में है, वो थ्योरेटिकल पार्ट में भी है तो वो भी करवा सकते हैं। चार्ट का प्रदर्शन, वास्तविक वस्तु प्रदर्शन, ये भी कि कोई भी बता रहे हैं कुछ चीज़ें, वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं माना कि, तो वर्नियर कैलिपर्स
उठा के लिए आए प्रयोगशाला से, फिर बता रहे। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म को बता दिया कि ये प्रिज्म है फिजिकली, फिर बात करते हैं उसमें, है ना। ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये चीज़ें हैं। अंतर किए गए जाने वाले प्रश्नों को याद करवाना, आदर्श भाषा के स्थान पर व्यवहारिक भाषा। बच्चे ने सेम टू सेम ऐसा डिक्टो नहीं लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहारिक भाषा की बात करनी चाहिए कि हाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी बता दिया जाए कि बेटा इस तरीके से इसको आंसर को लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को बार बार लिखित में अभ्यास लिखकर याद करना। ध्यान रखना, बच्चे जो हैं लिखते हैं तो मेमोराइज, हाथों की उंगलियां भी मेमोराइज करती हैं उन चीज़ों को, तो लिखकर याद करेगा तो ऑटोमेटिकली पेन चलता है उसका। पाठ्यक्रम के क्रम का निर्धारण करना, क्रम से कि हाँ आज ये पढ़ाई करेगा, कल ये पढ़ाई करेगा। तो एक तो उपस्थिति सुनिश्चित करना ही करना है। अधिकांश डी और ई ग्रेड के विद्यार्थी ही ड्रॉप आउट होते हैं, अतः हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इन विद्यार्थियों को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और ड्रॉप आउट से हमें बचाना है बच्चों को। अगर ड्रॉप आउट से बच गए बच्चे तो हो सकता है कि 9वीं 10वीं में पास हो गया तो उससे रिलेटेड जो भी हैं उसको समझ में आता है वो सब्जेक्ट ले लेगा और आगे कॉलेज तक पढ़ लेगा और कुछ ना कुछ टेक्निकल कोर्स कर लेगा, तो उसका बच्चे का भविष्य बन जाएगा, नहीं तो यहीं से बैरियर लग जाएगा। तो एक बहुत अच्छा काम है रिमीडियल क्लास संचालित करना, ड्रॉप आउट होने से बचाने के लिए बच्चों को। बात करें साहब ये जो है रिजल्ट की, क्लास 10 सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट वेरिएशन ऑफ स्टेट, इतना वेरिएशन आ गया साहब 2023 से 2024 में। मतलब साइंस की बात करें तो साइंस का -7% रहा, 69-23 में तो है 76% रहा, 24 में 69%। तो ये कैसे हो गया, इससे और आगे बढ़ना था तो इसकी जगह माइनस में हो गया ये। तो रिजल्ट को इम्प्रूव करना ही करना है, रिजल्ट जो है बढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो रिजल्ट इम्प्रूव करना है। ये कुछ टेबल दे रखी है जिसमें साइंस के जो हैं हर एक ज़िले की बात कर रखी है कि किस ज़िले में साइंस का रिजल्ट 23 में कितना रहा था और 24 में कितना रहता, माइनस में कितना गया। ओके, हर ज़िले की बात कर रखी है इसमें, तो इसको भी आप जो है ज़िले वाइज रिजल्ट है। और जैसे नीमच की बात करें तो नीमच, ये नीमच साइंस का पास परसेंट कितना था 82 और यहाँ पर 24 में 70, -12% हो गया साहब, -12%। ये -12% नहीं होना चाहिए, 82 से 85 जाना था, 86 से जाना था, 90 जाना था, लेकिन कितना चला गया, -12% चला गया। तो अगर रिमीडियल क्लास अगर संचालित, पिछले साल तो चुनाव थे, इलेक्शन थे, इस बार वो चीज़ें नहीं है, तो ये चीज़ें ज़रूर हुए कि इस बार रिजल्ट सुधरना चाहिए रिमीडियल क्लास से अगर संचालित की जाए सभी विषय की। तो आगे बढ़े, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा परिणाम, ये कुछ टेबल दे रखी है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पर जो है अगर प्लस माइनस करेंगे तो कितने बच्चों का कितना है, इतने बच्चे जो हैं इसमें दर्ज हैं और इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। अब साहब उसमें से उत्तीर्ण इतने हुए, मतलब उत्तीर्ण का परसेंटेज कितना है, 69.03% है साइंस का। इसको बढ़ाना है, 69 पॉइंट को बढ़ना चाहिए ये। तो ये कब बढ़ेगा, रिमीडियल कक्षाएं संचालित की जाएगी, बढ़ जाएगा अगर ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे तो। अब कुछ बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की, ये तो बात करी एक तरह से सामान्य चर्चा करी, अब सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपन जो है जैसे कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कैसे क्या चीज़ें करवा सकते हैं। पाठ्यक्रम ये है और ये ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट है, किस इकाई के कितने अंक आवंटित हैं, ये चीज़ें हैं। बच्चों को नोट करवा देंगे ये भी कि इस यूनिट से ये चीज़ें पूछे, इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये किसके लिए, 10वीं का है, 10वीं का ब्लूप्रिंट, वो 9वीं का था। आगे बात करें, देखो कुछ अपने हिसाब से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों को जो है शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए अपन बच्चों को याद करवाया जाए कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसके लिए ट्रिक्स है कि बेजानी, हप्पी, नाला, सभी नाम रंगों के याद हो गए, ये स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा उसको। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही शार्ट में ये जो प्रतिवृत्ति क्रिया का दे रखा है उसमें एक एक नाम याद कर दो कि RSSMR, तो RSSM मतलब इतनी ये चीज़ें आ जानी चाहिए इसमें, है ना। सेंसरी न्यूरॉन आ जाने चाहिए, मतलब जो भी है अपने लेवल से अपन याद करवा सकते हैं बच्चों को। एक ये जो चीज़ें दे रखी है इन सभी को समराइज़ किया जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे समराइज़ किया जाए और एक एक चीज़ें
जैसे स्पाइनल कॉर्ड लिख लिया पहले नंबर पर, ठीक है, मैसेज टू ब्रेन लिख दिया, रेले न्यूरॉन लिख दिया। तो ये सभी ये जो अलग अलग लिखी हुई इनको एक क्रम में जमा दे, फिर ये पहले तो ये नाम याद करवाए कि इसमें जब डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये याद हो जाएगी, फिर उसमें वो बता पाएगा आसानी से बच्चा। ऐसे ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाए। जैसे कि आप बच्चा को दूरदृष्टि दोष के लिए क्या उपाय किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं ताकि दूर हो जाए, एक निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे 2 का 3, तो दूर के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस में 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 2 का 3 और 3 का 4, निकट के लिए अवतल लेंस यूज़ कर सकते हैं। तो 2 का 3, 3 का 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जा सकता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया। 2 का 3, 3 का 4, ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है एक चीज़ें। अब ये जो है आंसर पूरा पैराग्राफ में दे रखा है, तो उस पैराग्राफ वाले आंसर को हम जो है किस में करवा दें, पार्ट में करवा दें। तो वो जो बच्चा जो है वो उसको जल्दी कि भैया पहले बीटा कोशिका क्या होती है ये समझ लेगा, अल्फा कोशिका क्या होती है ये समझ लेगा, गामा कोशिका क्या है, ये है गामा कोशिका के बारे में ये, ठीक है। इनमें कौन सा हार्मोन, गामा सोमेटो, बीटा इंसुलिन, अल्फा ग्लूकागोन। तो अगर एक एक चीज़ अगर बताएंगे तो वो हो जाएगा, अभी इसमें पैराग्राफ में उसको नहीं कर पाएगा वो। तो जो बड़े क्वेश्चन जो बड़े आंसर हैं उनके लिए उनको पार्ट में तो 2 नंबर टाइप कर दिया उसको, वो आसानी से याद करवाया जाएगा। तो एक ये भी ट्रिक अपन जो है अपना सकते हैं। एक्टिव रिकॉल तकनीकी, ठीक है, रिकॉल करवाएं बच्चों से कि ये तो अपनों ने लिखवा दिया, अब एक रिएक्शन लिखो चलो कि धातु के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु क्या बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। H2 के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो ये बार बार रिमाइंड करवा के लिखवा कर ये रिकॉल तकनीकी, एक्टिव रिकॉल तकनीकी से बच्चों को करवाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है समय लंबा होता है तो इसमें वर्क देना, फिर थोड़ा सा ब्रेक देना, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी टाइम में बच्चों को ऐसा नहीं कि लगातार ये 5-5 मिनट का बीच में ब्रेक भी दे सकते हैं अपन। तो ऐसे करके जो है बच्चा एक्टिव हो जाता है वापस। थोड़ी देर ब्रेक दिया 5 मिनट का पढ़ाने के बाद, वो बच्चा अपने आप करने लग जाएगा सारी चीज़ें। क्या बात करी गई यहाँ पर, टीचर का और रिमेडियल क्लासेस में टीचर को एक्टिव नहीं रहना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना है। टीचर तो भले 5% एक्टिव रहेगा चलेगा, इफ़ टीचर एक्टिव रिटेंशन रेट इज़ ओनली 5%। तो इफेक्टिव रिमेडियल ट्रेनिंग होगी, ये इफेक्टिव रिमेडियल टीचिंग हो जाएगी। ओके साहब, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई है इसमें। और भी चीज़ें हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। ये क्विज प्रतियोगिता 4 ऑप्शन दिए, ऐसे करके भी आप बता सकते हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा सकते हो। डायग्राम के लिए ड्राइंग कॉपी बनवा सकते हैं और लिस्टेड कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये 2-2 3-3 बार बनाने हैं। सभी बच्चों को क्या गलतियां रह गई ये बताना है, किस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे करके डायग्राम को रिकॉल करवा सकते हैं। ये और डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण डायग्रामों की लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम की लिस्ट है ये, ठीक है, ये डायग्राम की लिस्ट है। फिर लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, ये कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया वाले में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद करवाने, बच्चों को नोट करवाने, सेकंड यूनिट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट वाले हैं, ये धातु और अधातु में डिफरेंस बता रखा है। अपवाद हर एक में ब्रैकेट में लिख रखा कि धातु और अधातु ये होती है, लेकिन इसका फिर भी ये अपवाद हो गया साहब, ठीक है। जैसे कि कठोरता की बात करें तो धातुएं सभी क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम इसके अपवाद एक्सेप्शन है। अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है, तो अपवाद वाला ब्रैकेट में लिख रखा है इसमें।
धमनी शिरा में अंतर, ये तो क्वेश्चन दे रखी है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन है ये। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बच्चों को बताना है, नोट करवाना है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो अंतर से संबंधित की एक लिस्ट बना दी पूरे अंतर वाले क्वेश्चन की। ये सभी क्वेश्चन बच्चे कॉपी में उतार के लाएंगे, लिख के लाएंगे, फिर इससे रिलेटेड एक टेस्ट ले सकते हैं। पहले समझा दिया, कॉपी में उतार के लिए आएंगे बच्चे, फिर टेस्ट ले सकते हैं। और एक और चीज़ है, जो ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं सभी शिक्षक, हर शिक्षक के पास कुछ ना कुछ मटेरियल है देने के लिए, कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। तो कृपया करके सभी शिक्षक साथी जो जिनके पास जो ट्रिक है, ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे फ़ायदा ले, दूसरे स्कूल के नहीं, सभी बच्चे हैं, बच्चों को फ़ायदा होगा, ये सोचकर जो है किसी के पास कोई अच्छी ट्रिक्स हो कि नहीं इस चीज़ को इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को फ़ायदा होगा, तो वो ज़रूर करें, ग्रुप में शेयर करें सभी साथी। तो हर शिक्षक कम से कम एक सहायक सामग्री बनवाई जानी चाहिए, इसका उपयोग स्कूल द्वारा किया जाना चाहिए। ये भी है, कोई ट्रिक से बनवाई जा सकती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखी है, यूट्यूब लिंक, ये भी देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर वाइज यूट्यूब लिंक दे रखी है, तो ये देखना है, सर्च करना, डायरेक्ट लिंक देखी, उससे रिलेटेड टॉपिक आ जाएगा और बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, बच्चों का जो परफॉर्मेंस है डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर यहाँ पर हम जो है हर एक ज़िले का दे रखा है, एवरेज जो है 34.25 है, एवरेज से कुछ ज़िले नीचे हैं, कुछ एवरेज से ऊपर है, इनका एवरेज निकाला गया है। नीमच एवरेज में ही है, एवरेज से ना तो ऊपर है ना नीचे है, ऊपर जाना है। अब एक और चीज़ है, नेस की बात कर लेते हैं। नेस में जो एमपी का एवरेज दे रखा है और एक नेशनल एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो साइंस में तो दोनों का बराबर चल रहा है, नेशनल एवरेज और जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं वो। दूसरे सब्जेक्ट में जो है जैसे इंग्लिश में नेशनल एवरेज से कम है एमपी का एवरेज, और मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है, साइंस में बराबर है। तो ये है, नेस की एग्ज़ाम भी होगी बच्चों की, तो उसकी भी तैयारी करवाते रहें। चलिए साहब, सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी शिक्षक साथी जिनके पास विज्ञान से रिलेटेड अच्छे अच्छे ट्रिक्स हो वो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है साथियों, नमस्कार।